आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ कशफी शमाल और आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुफ्तगू। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको मिलवाते हैं अजीम और मारूफ शख्सियात से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी जद्दोजहद किया और उसके बाद एक अहम मकाम हासिल किया और इस महज़ब मुआशरे में हमारे और आपके लिए मिसाल कायम की। उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं आवाज़ के जादूगर, पुरवकार शख्सियत के मालिक रज़ा मुराद साहब। सर, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ करूंगी आप ही की फिल्म के एक शेर से। नमक हराम पिक्चर थी वो। जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूँ मैं। आपने एक बहुत ही नामुराद से शायर का, मुराद साहब ने एक बड़ा अच्छा रोल किया, बहुत ही चैलेंजिंग रोल था। एक आप गरीब और परेशान से शायर के रोल में थे, तो वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा, उसके बारे में बताएं। पहली बात तो ये थी कि मैं बिल्कुल एक नया एक्टर था, फिल्म इंस्टीट्यूट से बाहर निकला था और पहली बार राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा था। ना सिर्फ राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा था बल्कि अपने वक्त के सबसे बड़े हिदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम कर रहा था। बड़ी अच्छी यादगार फिल्में पहले वो बना चुके थे, आनंद बना चुके थे, उससे पहले बावर्ची बना चुके थे। तो एक मिसाल है कि मरता क्या ना करता। तो एक ऐसा मौका मेरे हाथ आया जहां मुझे अपनी अदाकाराना सलाहियतें दिखाने का मौका मिल रहा था, एक सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि खुदा का भेजा हुआ एक सुनहरा मौका था मेरे पास कि मैं प्रूफ कर सकूं, अपना मेटल प्रूफ कर सकूं। राजेश खन्ना साहब अपने वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और पहला दिन था मेरा उनके साथ, मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं थी। और ये जो शेर अभी आपने पढ़ा है, ये सेकंड शॉट में मुझे ये शेर पढ़ना था कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूँ मैं। तो जब ये शेर मैंने पढ़ा तो राजेश खन्ना साहब ने बहुत गौर से सुना और एक बहुत अच्छा उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे कि तेरे ये शेर पढ़ने का अंदाज कैफी आदमी साहब जैसा है। ये मेरे लिए एक बहुत किसी जानने वाले को शायद इस रोल के लिए रखना चाह रहे थे। जी हाँ, वो एक उनके गुरु थे वीके शर्मा, लेकिन ऋषिदा नहीं माने और ऋषिदा बहुत बड़े डायरेक्टर थे, एक फादर फिगर जैसे थे वो, तो वहाँ किसी की चलती नहीं थी। तो इस तरीके से वो रोल मेरे हाथ आया और ऋषिदा ने मुझसे वादा किया था कि ये रोल दर्शक 10 साल तक नहीं भूलेंगे। आज 45 साल हो गए हैं, बल्कि 46 साल हो गए हैं, अब भी लोग उस रोल को याद रखे हुए हैं। आपको हिदायत दी गई थी ऋषिदा की तरफ से कि आपको नहाना नहीं है और सेट पर आप पूरी फिल्म तक, जब तक वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो जाती, आपको वही सेम कुर्ता पजामा पहनना है। तो कितना मुश्किल रहा होगा कि बिना नहाए आपको सेट पर जाना और वैसे ही रहना है? हाँ, मैंने कहा दादा मैं बिल्कुल नहीं नहाऊंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन बिना नहाए इंसान घर से कैसे बाहर जा सकता है। तो चुपचाप मैं नहा लेता था, लेकिन मैं टेल्कम पाउडर या परफ्यूम नहीं लगाता था, मैं बाल नहीं धोता था और मैं बिल्कुल उसी हुलिये में जाता था कि मैं बिल्कुल बिना नहाए आ गया हूँ। तो देखिए, वो एक रियलिस्टिक डायरेक्टर थे, बड़े उनके किरदार, कैरेक्टर रोल्स बड़े उनके मकबूल हुए हैं। जैसे अनाड़ी एक फिल्म थी जिसमें ललिता बावर जी ने रोल किया था मिसेस डीसा का, बावर्ची बनाई उन्होंने, बड़ा अच्छा किरदार था उसमें हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का। अगर देखा जाए तो आनंद में अमिताभ बच्चन का भी एक कैरेक्टर रोल था, वो हीरो नहीं थे। तो बड़े रियलिस्टिक किरदार वो दिखाते थे
और उनकी यही कोशिश रहती थी कि कैमरे के सामने आप जितनी नेचुरल एक्टिंग करें उतना ही अच्छा है। और मैं एक ट्रेंड एक्टर था, उर्दू शायरी से मुझे बचपन से लगाव था, उर्दू मीडियम से मैंने हायर सेकेंडरी किया था, उर्दू मेरी मादरी ज़बान थी, और मेरे वालिद साहब एक बहुत ही बाशऊर शख्सियत थे, तो उनका जो शेर पढ़ने का अंदाज़ था वो मैं अक्सर सुनता था मेरे वालिद साहब की। तो ये तमाम बातें जो हैं ये मेरे हक़ में हो गई। अब मेरे सामने जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मुझे सुपरस्टार राजेश खन्ना का सामना करना था, उनके साथ मेरे सीन थे और डायरेक्टर को भी इम्प्रेस करना था। लेकिन जब काम शुरू हुआ और जो शेर अभी आपने पढ़ा कि जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूँ मैं, तो मेरा सेकंड शॉट था जब मुझे ये शेर पढ़ना था। जब मैंने टेक में शेर पढ़ा, राजेश खन्ना साहब बहुत गौर से मुझे देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि तेरा शेर पढ़ने का अंदाज़ कैफ़ी आदमी साहब जैसा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक टॉनिक भी था, एक कॉम्प्लीमेंट भी था, एक ताकत भी थी। तो इस तरीके से शुरुआत हुई उसकी। प्रेम रोग एक ऐसी पिक्चर थी जो आपकी ज़िंदगी में, करियर में टर्निंग पॉइंट रही है। तो इस पिक्चर ने आपको रातों रात लोगों में की बात हो गई कि आप एक सीरियस रोल करने के लायक हैं। उससे पहले आपके ही किसी इंटरव्यू मैंने सुना था कि उससे पहले लोग आपको सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन जब वो पिक्चर आई तो उसके बाद आपको लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया और वो एक आपके लिए मील का पत्थर साबित हुई। तो वो उस पिक्चर के बारे में बताइए कि वो आपको कैसे मिली और उसका सफ़र कैसा था। देखिए, ऐसा था कि राज कपूर साहब अपने वक्त के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, एशिया के सबसे बड़े शोमैन का खिताब मिला था उन्हें। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश थी राज साहब के साथ काम करने की, और मैं रणधीर कपूर के साथ एक फ़िल्म कर रहा था राम भरोसे। उनसे जान पहचान हो गई तो मैंने कहा डब्बू, उनका प्यार का नाम डब्बू है, उनका डब्बू साहब से मुझे एक बार मिलवा दीजिए ना। You know the kind of films which Raj Kapoor makes, you won't fit into it. He makes heroine oriented films, so you won't fit into Raj Kapoor's character. अरे उनका ठीक है भाई। उसके बाद कई बार मैं मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग करने के लिए आरके जाता था कि राज साहब के कभी दीदार हो जाएं, कभी दीदार नहीं हुए। और एक बार, ये मैं बात कर रहा हूँ 1975 की, फिल्म फेस्टिवल था मुंबई में और नॉवेल्टी सिनेमा में एक पाकिस्तानी फिल्म दिखाई जा रही थी, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। तो राज साहब वो फिल्म देखने के लिए आए थे। अब क्या हुआ कि इंटरवल हुआ तो सब बाहर आए, राज साहब और उनके जितने भी आसपास के लोग थे वो सब बाहर आए, सब उनको घेरे हुए थे और इंटरवल ख़त्म हुआ, सब लोग चले गए। राज साहब नहीं गए क्योंकि वो सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट आप थिएटर में पी नहीं सकते। तो एक ऐसा मूव हुआ कि सामने राज साहब थे और यहाँ मैं था, और मैंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं होगा इनसे बात करने का, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं उन तक पहुँच नहीं पाया, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी, और वो अपनी सिगरेट ख़त्म करके चले गए। ये भी एक मौका मैंने खो दिया। अब देखिए, एक शेर है कि 1000 बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, 1000 बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जिन फूलों को खिलना है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। देखिए क्या है, 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बुलंदियों तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। एक तो आप में सलाहियत होनी चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए। दूसरा ये है, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी तकदीर। तो एक दिन 1980
अप्रैल के महीने में रात के 3 बजे राज साहब ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा वो ऋषि ने एक फिल्म बनाई थी मजदूरों की प्रॉब्लम पे, उसमें एक एक्टर था वो लंबा सा भारी सी आवाज़ वाला, वो क्या नाम है उसका? तो उन्होंने कहा वो तो रज़ा मुराद हैं, वो मुराद साहब के बेटे हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो रवि मल्होत्रा नाम था प्रोडक्शन में, उनको लेकर आइए आप। अब 7 साल पहले उन्होंने नमक हराम देखी थी और 1980 में वो कास्टिंग कर रहे थे प्रेम रोग की। अब कहाँ नमक हराम का वो टूटा फूटा ज़िंदगी से मायूस शायर, और कहाँ ये प्रेम रोग का सुमेरगंज का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब क्या उनके जहन में आया कि मुझी को इस रोल में लेना है, और बहुत लोगों ने मेरी मुखालिफत भी की कि आप उन्हें ना लें। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब तकदीर खुलनी होती है, जब तकदीर आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है, तकदीर ने तो अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है कि जो रोल आपको मिला है उसके साथ आपको इंसाफ करना है, और जिस डायरेक्टर ने जिस उम्मीद पर आपको लिया है उस कसौटी पर आपको खरा उतरना है। तो ये कहानी है दिए की और तूफान की कि राजा भोज के जहन में गंगू तेली का ख्याल आया, उन्होंने गंगू तेली को बुलाया और बड़ी इज्जत से उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की कि रज़ा साहब सिर्फ आप मेरे जहन में हैं, सेकंड चॉइस मेरे पास कोई नहीं है, आप मना करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि किसे लिया जा सकता है, लेकिन आपके अलावा किसी और को हमने इस रोल के लिए सोचा नहीं है। तो बात वही है कि तकदीर ने मेरे दरवाजे पर दस्तक। और एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी द बिग ज़ीरो। अगर सलाहियत है और आपको मौका ही फराहम नहीं हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा उस सलाहियत का, अगर उसे दिखाने का आपको मौका नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त इनकलाब आया। कहाँ मैं छोटे छोटे रोल करता था, 500-500 रुपये पर डे पे काम करता था, पंजाबी फिल्में करता था, और कहाँ एशिया के सबसे बड़े शोमैन ने मुझे अपनी फिल्म में एक मेन विलन का किरदार दिया। तो ये तकदीर है। उर्दू के हवाले से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आपकी तो माशाल्लाह उर्दू भी बहुत ही अच्छी है, और उर्दू, आपको क्या लगता है कि उर्दू ने बॉलीवुड में और टीवी इंडस्ट्री में क्या रोल अदा किया है, क्या उसका मकाम रहा है उर्दू ज़बान का? देखिए, मकाम तो रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है बदकिस्मती से कि जो आज की जनरेशन है वो ज़बान से नावाकिफ़ है। आज की जो जनरेशन है, आज की जो पौध है, वो इस ज़बान से नावाकिफ़ है। मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्री में जैसे मेरे सीनियर प्राण साहब थे, उर्दू पढ़ना लिखना जानते थे, धर्मेंद्र साहब, प्रेम चोपड़ा, अजीत साहब, पृथ्वीराज जी, इन सब को उर्दू लिखनी पढ़नी आती थी। फारूक शेख, आपका खादिम रज़ा मुराद, फिल्में बनती थीं मुग़ल आज़म, पुकार, सिकंदर, मेरे महबूब, ताजमहल। एक तारीख़ी दौर था, तारीख़ी फिल्में बनती थीं, तो उसमें आपको उर्दू ज़बान की शीरीं चाशनी सुनाई देती थी। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ साथ ये ज़बान जो है स्कूल्स में सिखानी बंद हो गई। हमने तो उर्दू मीडियम से ही तालीम हासिल की, तो अब कसूर जो है बच्चों का भी नहीं है कि जब आप इस ज़बान की अगर आप तालीम ही नहीं देंगे तो कैसे ज़बान से आपका तारुफ होगा। आज की जनरेशन नहीं जानती है। जी हाँ, जी हाँ, हाँ। देखिए, अब ठीक है, अब क्या किया जाए, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अगर हम ये शिकवा करते हैं कि साहब
हमारी ज़बान के साथ ज़्यादती हुई है, तो कहीं ना कहीं हम भी इस ज़बान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बहुत सी ज़बानें जो हैं स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। घर में आप उन ज़बानों की तालीम हासिल कर सकते हैं। घर में आप वो ज़बानें सीख सकते हैं। जैसे धार्मिक किताबें होती हैं, महाभारत या गीता जो है वो स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती है। कुरान शरीफ जो है मदरसों में पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जो घर की तालीम होती है, जो बच्चे जो हैं ये दीनी तालीम स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते हैं, वो घर में पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जो बच्चे जिन्हें स्कूल में उर्दू की तालीम नहीं दी जाती है, वो घर में सीख सकते हैं। अगर माँ बाप दिलचस्पी, वालिदैन दिलचस्पी लें तो वो घर में सीख सकते हैं। अब ख़ुद अगर हमने इस ज़बान का अपने हाथों से गला घोंट दिया है, तो फिर हम किसी से क्या शिकवा या शिकायत करें। पहले ज़माने के गाने होते थे, जैसे तेरे हुस्न की क्या तारीफ़ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं, या फिर तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूँगा। इतने खूबसूरत गाने। और उस वक्त के जो राइटर्स होते थे वो अपना मतलब हर एक अल्फाज में जज्बात एकदम ज़ब्त होते थे उसमें। और लेकिन जो आज के गाने होते हैं सर, वो आया राम गया राम टाइप्स हो जाते हैं, आज आए कल ख़त्म हो गए। तो आपको क्या लगता है कि पहले के जो गाने थे वो लोगों को अभी तक दिमाग में अभी भी तरोताज़ा हैं? तो क्या कहीं टेस्ट चेंज हो गया है, या बॉलीवुड कुछ ऐसी चीज़ें हमें सर्व कर रही है यंग जनरेशन के हिसाब से कि जो जो यंग जनरेशन है वो पंजाबी म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक में वही चली जा रही है, वो मतलब क्लासिकल म्यूज़िक और शेर व शायरी से कोसों दूर है। मतलब आज के जो गाने होते हैं उनका कोई सेंस ही नहीं होता। इस चीज़ से तो आप नहीं, भी मैं काफ़ी हद तक आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। तो उसका क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उस ज़माने में साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी ये लिखते थे। आज बदकिस्मती ये है कि लिखने वाले नहीं हैं। सिवाय जावेद अख्तर साहब और गुलजार साहब के कोई मियारी गाने नहीं लिखता है। क्योंकि लोगों, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ज़बान से लोगों की अब वाक़फ़ियत नहीं है। लेकिन आज भी जब आप ये अंताक्षरी के प्रोग्राम होते हैं तो बच्चे तमाम पुराने ही गाने गाते हैं, नए गाने तो याद ही नहीं रहते। जब आप आज की फ़िल्मों को देखकर बाहर निकलते हैं तो आपकी याददाश्त भी चली जाती है। तो देखिए क्या है कि अब क्या शिकवा शिकायत किया जाए, ज़माना बदल गया है, कुछ चीज़ें अच्छी आई हैं। अब वो सिंगर्स में गुलकार भी नहीं हैं, रफ़ी साहब नहीं हैं, किशोर कुमार नहीं है, मन्ना डे नहीं है, महेंद्र कपूर नहीं है, मुबारक बेगम नहीं है, शमशाद बेगम नहीं है। गाने वाले थे ये अच्छे, महेंद्र कपूर साहब, आज गाने वाले नहीं हैं। आज शोर ज़्यादा हो गया है। तो मौसीकी में यकीनन गिरावट आई है, तहरीर में गिरावट आई है, और गुलकारों में भी, उनके फ़न में भी गिरावट आई है। आज की जो जनरेशन है वो बॉलीवुड में कदम रखना चाहती है, और उसके बाद वो चाहती है कि आज मैंने एक फ़िल्म किया और कल वो सुपर हिट हो जाए, मैं सुपरस्टार बन जाऊं। आपके टाइम का जो यूथ था वो स्ट्रगल करना चाहता था, वो काफ़ी मेहनत करते थे। एक पिक्चर की 7-8 साल तक कोई फिल्म नहीं मिल रही है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आज का यूथ जो है उसको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। मैं भी उस कैटेगरी में हूँ, सब कुछ हमें जल्दी जल्दी चाहिए होता है। तो उन एस्पिरेशनल यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, 2 मिसालें देना चाहूँगा। तरबूज जो एक फल है, उसकी जब बेल लगती है तो 3 महीने में तरबूज भी आ जाता है, और 3 महीने के बाद वो बेल जो है, वो हरी बेल जो है वो बिल्कुल सूख जाती है और गायब हो जाती है। उसके बरक्स जो नारियल का पेड़ होता है, उस पेड़ को फल देने में 50 साल लगते हैं, 50 साल उसे बड़ा होने में लगते हैं, लेकिन वो
सैकड़ों साल रहता है। तो जो चीज़ जल्दी मिलती है वो जल्दी चली जाती है, लेकिन जो चीज़ बहुत ही जद्दोजहद के, मेहनत के बाद मिलती है, वो एक उसकी बड़ी पुख्ता बुनियाद होती है। जैसे बहुत से टीवी एक्टर्स हैं, उन्हें बहुत जल्दी शोहरत मिलती है, जब तक शो चल रहा होता है उनका तूती बोलता है, और जैसे ही शो ख़त्म होता है लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे को मिसाल दी है, दिलीप साहब फनकार ऐसे रहे हैं जिनका कोई सानी नहीं है। संजीव कुमार, नसीरुद्दीन शाह, बलराज साहनी, आज भी लोग इनके फ़न का लोहा मानते हैं। और मैं आपको एक ज़िंदा मिसाल देता हूं कि आज के दौर में जो सबसे मकबूल गुलूकार है, जो सबसे पॉपुलर प्लेबैक सिंगर है, वो किशोर कुमार है। उनका इंतकाल हुए 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, लेकिन आज भी जो सबसे मकबूल सिंगर है वो किशोर कुमार है। उनकी एक बुनियाद थी, रफ़ी साहब की एक बुनियाद थी, लता जी ने, आशा जी ने, मन्ना डे साहब ने, जितने भी सिंगर्स के मैंने नाम लिए हैं, बाकायदगी से उनका रियाज जो है वो साल हा साल रहा है, और इसीलिए उनके गाने जो हैं साल हा साल याद रहते हैं। अब तक लोग गुनगुनाते हैं उनके गाने। बिल्कुल गुनगुनाते हैं। इसके बरक्स आज कौन सा सिंगर है, कौन सा मेल सिंगर है, कौन सी फीमेल सिंगर है, कौन गा रहा है नहीं है, कौन चिल्ला रहा है, तो चीख चिल्लाहट जो है वो याद नहीं रहती है। उसमें आज के जो गाने हैं, आज के जो सिंगर्स हैं, मिठास नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है, सीखना नहीं चाहते। वो कामयाबी चाहते हैं शॉर्टकट के ज़रिए, और शॉर्टकट के ज़रिए ना तो आज तक कभी किसी को कामयाबी मिली है और ना ही मिलेगी। तो शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। और जिस काम मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खाक में मिलकर ही तो गुलजार बनता है। तो मैं यही कहूँगा, शॉर्टकट मत ढूंढिए। जो काम भी आप करना चाहते हैं उसमें बिल्कुल आप अपना वजूद खो दीजिए उस काम में, और उसके बाद जो आपको कामयाबी मिलेगी उसका फिर कुछ मज़ा ही और होगा। आपने जब भी अपनी कोई फिल्म देखी, कोई ऐसी फिल्म जिसको देख के लगा यार ये मैंने किया है, इतनी अच्छी एक्टिंग, ये हो कैसे गया? नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं और अच्छा कर सकता था। मैं जब भी अपना काम देखता हूँ तो बहुत ही क्रिटिकली देखता हूँ, बहुत तनकीद करता हूँ मैं अपने काम पर। ये मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कर सकता था। लेकिन एक फिल्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसे जब भी देखता हूँ आज भी मुझे महसूस होता है कि उससे अच्छा मैं आज भी नहीं कर सकता। वो फिल्म है हिना, जो रणधीर कपूर ने डायरेक्ट की थी, और उसमें मैंने एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर शाहबाज खान का रोल किया था। तो वो एक ऐसी फिल्म है, आज भी मैं जब देखता हूँ और मैं उसमें अपने आप को एज ए क्रिटिक भी देखता हूँ, तो मुझे उसमें कोई खामी दिखाई नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मुझे ये रोल मिलता तो उससे बेहतर मैं नहीं कर पाता जो आज से मैंने 25 साल पहले की। अब मैं आपसे उसका उल्टा सवाल पूछूंगी कि कोई ऐसी फिल्म जिसको देख के लगा कि दिमाग खराब था, मैंने क्यों की इस फिल्म को? बहुत है, जैसे सैकड़ों हैं जिसको देख के आप रिग्रेट कर देंगे। हाँ, कि मैंने क्यों की। मैंने बहुत बुरा काम किया है, मैंने अच्छा काम नहीं किया है, ये क्यों किया मैंने, इतना बुरा काम मैंने किया। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको फिल्म। एक बड़े मशहूर शायर हैं काशिफ साहब, उन्होंने ये शेर मेरी नज़र किया है कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। सिर्फ आवाज़ ही पहचान नहीं है मेरी, सिर्फ आवाज़ ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज़ के आगे भी सुना जाए मुझे।
तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे बेहतरीन और बहुत ही प्यारी शख्सियत और पुरवकार शख्सियत रज़ा मुराद साहब से। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर आऊँगी एक नई शख्सियत के साथ। खुदा हाफिज़।